पे मिले कि आप रुक जाओ, आप लेटे हुए थे अमेरिका बहादुर के दरबार में। हमने तो कहा कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बोलिए शेलिंग बंद कर देगा, हम बंद कर देंगे। और दूसरा कि अगर दोबारा कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, वो न्यू नॉर्मल होगा, घर में घुस के मारेंगे। कोई आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर हमें अब जो है वो मंजूर नहीं है कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करें और इंडिया में अटैक करें और बोले जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स है, हमारे तो कंट्रोल में ही नहीं है। और ये सब जो आर्ग्यूमेंट है इसके दिल लग गए। और दूसरा उन्होंने कह दिया कि ट्रंप साहब को, कल भी मोदी जी ने एकदम स्पष्ट संदेश दे दिया था कि हमारा जो एक ही मुद्दा है पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूटेड है कि आप हमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कितनी जल्दी दे देंगे और टेररिज्म कब बंद। एक और अजीब सा ही परसेप्शन थी उनकी, लेकिन मैं समझता हूँ वो बंदा बहुत बड़ा इस वक्त उसने किरदार अदा किया है कि दो ममालिक जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स है वो जंग के दहाने पे आ चुकी थी और उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात पे। बाकी बातें अलग बात है कि बाद में जो मर्जी कहते रहे हम कि जी के वो ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर लिया, तो पाकिस्तान जितनी मर्जी अब बाद में शोर करता रहे कि हमने उसको इतना डैमेज कर दिया। मोदी जी अपनी जान छुड़ाने के लिए खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते रहे कि हमने ये कर दिया। यकीनन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कर लिया और 2 दिन के अंदर कर लिया। और बहरहाल ये बात खुशाइंद है कि आलमी ताकतों को भी इस बात का एहसास हुआ और खासकर ट्रंप ने अच्छा किरदार अदा किया कि रुकवाया। और अब जो सिलसिला रुका है, जो सीज फायर हुआ है, बेहतरी तो इसी में है दोनों ममालिक के लिए, मुआशी तौर पर भी और वैसे भी दफाई हवाले से भी। पहले ही पता था कि वी डिड नॉट वांट इट। देखिए हम फिर आपसे कह रहे हैं, हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, हमें किसी अमेरिका और इसकी जरूरत नहीं है। उन लोगों को कंसेप्ट भी नहीं पता है कि हमारे आपके बीच का डिस्प्यूट क्या है। कोई थर्ड पार्टी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ये लीगल नहीं है, ये सोशियो हिस्टोरिकल कम्युनल डिस्प्यूट है जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान समझता है। आपसे यही है कि आप लाहौर को अच्छे से चलाएं, पंजाब को अच्छे से चलाएं और आप सिंध को अच्छे से चलाएं। आप जो है पश्तूनख्वा और उसको बलूचिस्तान को बचाने का कोशिश करें। अगर बच जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पाकिस्तान का मतलब क्या, पंजाब और सिंध। खासकर मैं तो इसे पंगा लेना ही कहूंगा। खामखा में जो एक लड़ाई वाला काम किया, उसके बाद दोबारा से भारत का जो इमेज है उसको जितना नुकसान मोदी जी ने पहुंचा दिया है, अब मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पे कि एक मुल्क जो इतनी तरक्की करते हुए आगे की तरफ जा रहा है, जिसकी मीशत बेहतर हो रही है और लोग उसके हवाले से सोच रहे हैं, और वो यकदम कोई ऐसा काम करके दोबारा से पीछे चला जाए, तो ये यकीनन इस बात पे मोदी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत नेमत साबित हुए हैं। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मियां आसिफ ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, बहुत दिनों बाद आपने दिल खोल कर हमारे लिए टाइम निकाल ली है, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाल लिया, तो उसका डबल डबल शुक्रिया आपको। और डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। हमको डबल नहीं करेंगी क्योंकि वो पाकिस्तान से आप हमको ट्रिपल है सिंगल भी नहीं। सर आप ट्रिपल है। ठीक है तो। सर ट्रिपल शुक्रिया आपका और आसिफ साहब आपका भी शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है वो चेस गेम को बैन कर दिया है, हराम कहते हुए इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक न्यूज हमारे सामने आती है, न्यू दिल्ली रिजेक्ट ट्रम्प्स क्लेम ऑन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, से ट्रेड नेवर केम अप। इस पर बात करेंगे। तो आगाज जो है हम डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे ट्रम्प के ट्रम्प के जो सीज फायर का इनिशिएटिव था, आपके इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बैकग्राउंड है, बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। जी हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम नहीं गए थे कोई वो करने। अब ट्रम्प साहब अपनी बट आई कैन अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिकॉज शायद रशिया और यूक्रेन के डील में वो बात नहीं हो पाई, तो उन्होंने इसका क्लेम लिया कि भाई उन्होंने ब्रोकर किया है। स्ट्रेट कॉन्सेप्ट था, आप को आईएमएफ का ट्रांच दिया गया और उसके बाद आपसे कंडीशन, आपने पैसे इसी कंडीशन पे मिले कि आप रुक जाओ, आप लेटे हुए थे अमेरिका बहादुर के दरबार में। हमने तो कहा कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बोलिए शेलिंग बंद कर देगा, हम बंद कर देंगे। और दूसरा कि अगर दोबारा कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो
तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, वो न्यू नॉर्मल होगा, घर में घुस के मारेंगे। कोई आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर हमें अब जो है वो मंजूर नहीं है कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करें और इंडिया में अटैक करें और बोले जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स है, हमारे तो कंट्रोल में ही नहीं है, और ये सब जो आर्ग्यूमेंट है इसके दिल लग गए। और दूसरा उन्होंने कह दिया कि ट्रंप साहब को, कल भी मोदी जी ने एकदम स्पष्ट संदेश दे दिया था कि हमारा जो एक ही मुद्दा है पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूटेड है कि आप हमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कितनी जल्दी दे देंगे और टेररिज्म कब बंद करेंगे। बस इन्हीं दोनों मुद्दे पे चर्चा होनी है। तो अब ये आप लोग आपस में चर्चा कर लें। बाकी ट्रंप साहब जो कहते हैं वो एक दूसरे देश के राष्ट्रपति है, उनका सम्मान है। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया कि जो वो क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने कोई सीज फायर ब्रोकर करवाया है या कोई ट्रेड की बातचीत हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री साहब आए 5 मिनट के लिए, जी थैंक यू तुर्की, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू फ्रांस, थैंक यू ये, थैंक यू पड़ोस वाले, थैंक यू, सबको आपने दे दिया था। और हमने पहले भी कहा था कि ऐसा कुछ है नहीं, नथिंग टू थैंक यू, आप रोक देंगे ये रुक जाएगा। आपको पता था कि जो आपने शुरू किया था उसको आप खत्म नहीं कर पाते, और हम बार बार कहते कि हम वहां तक ले नहीं जाना चाहते। उसका सिंपल रीजन ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान को मिलिट्रीली डिफीट करना 2 मिनट का काम होगा, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि जब आप मिलिट्री डिफीट कर देंगे उसके बाद क्या। समझ रही हैं? शायद आसिफ साहब को आवाज नहीं आ रही हमारी। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, तो यही है फिर, मतलब हमें पहले ही पता था कि वी डिड नॉट वांट इट। देखिए हम फिर आपसे कह रहे हैं, हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, हमें किसी अमेरिका और इसकी जरूरत नहीं है। उन लोगों को कंसेप्ट भी नहीं पता है कि हमारे आपके बीच का डिस्प्यूट क्या है। कोई थर्ड पार्टी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ये लीगल नहीं है, ये सोशियो हिस्टोरिकल कम्युनल डिस्प्यूट है जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान समझता है। आपसे यही है कि आप लाहौर को अच्छे से चलाएं, पंजाब को अच्छे से चलाएं, और आप सिंध को अच्छे से चलाएं। आप जो है पश्तूनख्वा और उसको बलूचिस्तान को बचाने का कोशिश करें। अगर बच जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पाकिस्तान का मतलब क्या, पंजाब और सिंध। जय हिंद जी। आसिफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली से जो ये न्यूज़ हमारे सामने आई है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? और डॉक्टर साहब को काउंटर भी कर सकते हैं। वैसे आप खुद भी रिबाहा कुछ कह लिया करें, आप डायरेक्ट वो कोई बात करते जी, अब आप क्या कहेंगे? आप भी उसमें सर, दरमियान में अगर कुछ कह हम लिया कहने करें। लग गए ना तो बहुत सारी चीजें जो है वो मामलात अलग किस्म के पहुंच जाएंगे। आप बेसिकली, आपका, हमारा मकसद आपका ओपिनियन जो है लोगों तक पहुंचाना। अच्छा देखिए, अब जो सिचुएशन है ना, ये जो हुआ है, जिस तरह जंग के हालात बने, जंग हुई और बड़े पैमाने पे मामलात खराब हो गए, उसके बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें मुदाखलत की और ये सारा मामला जो था रुकवाया, मैं समझता हूँ कि एक जो तासुर बना हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक कि वो सीरियस नहीं है, पता नहीं, वो एक और अजीब सा ही परसेप्शन थी उनकी। लेकिन मैं समझता हूँ वो बंदा बहुत बड़ा इस वक्त उसने किरदार अदा किया है कि दो ममालिक जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स है वो जंग के दहाने पे आ चुकी थी, और उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात पे। बाकी बातें अलग बात है कि बाद में जो मर्जी कहते रहे हम कि जी के वो ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर लिया, तो पाकिस्तान जितनी मर्जी अब बाद में शोर करता रहे कि हमने उसको इतना डैमेज कर दिया। मोदी जी अपनी जान छुड़ाने के लिए खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते रहे कि हमने ये कर दिया। यकीनन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कर लिया और 2 दिन के अंदर कर लिया। और बहरहाल ये बात खुशाइंद है कि आलमी ताकतों को भी इस बात का एहसास हुआ और खासकर ट्रंप ने अच्छा किरदार अदा किया कि रुकवाया। और अब जो सिलसिला रुका है, जो सीज फायर हुआ है, बेहतरी तो इसी में है दोनों ममालिक के लिए, मुआशी तौर पर भी और वैसे भी दफाई हवाले से भी और अवामी तरक्की के हवाले से भी, कि खाम खाम जंग की तरफ ना जाया जाए। जो भी मामलात हैं, जो भी मसाइल हैं, वो बातचीत के जरिए हल होने चाहिए और बैठ के बात होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहरहाल ये एक अच्छा काम हुआ है। उसके बाद यकीनन जंग कभी भी पसंदीदा चीज नहीं रही मेरे नजदीक। तो हो सकता है किसी को पसंद हो, लेकिन बाजुकात मजबूरी बन जाती है, और मजबूरी ऐसी बनती है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा क्लेम करना शुरू कर देते हैं, वो समझते कुछ नहीं है। अब आप हैरान होंगे इस बात पे कि इससे पीछे हम चले जाएं तो भारत का नाम जो था वो मुआशी तरक्की के हवाले से बहुत ऊपर गिना जाता था। जब भी हमारी बात होती थी, डॉक्टर साहब से भी होती थी, दूसरे लोगों से, हर बंदा यही करता था, अपनी माशी तरक्की की मिसालें दिया करते थे ये लोग
और भारत एक उभरती हुई ताकत के तौर पे सामने आ रहा था। लेकिन मोदी जी की मैं समझता हूं कि इस क़यादत ने, अजीबोगरीब क़यादत ने जो मौजूदा फैसला किया, और खासकर मैं तो इसे पंगा लेना ही कहूंगा, खामखा में जो एक लड़ाई वाला काम किया, उसके बाद दोबारा से भारत का जो इमेज है उसको जितना नुकसान मोदी जी ने पहुंचा दिया है, अब मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पे कि एक मुल्क जो इतनी तरक्की करते हुए आगे की तरफ जा रहा है, जिसकी मईशत बेहतर हो रही है और लोग उसके हवाले से सोच रहे हैं, और वो यकदम कोई ऐसा काम करके दोबारा से पीछे चला जाए, तो ये यकीनन इस बात पे मोदी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत नेमत साबित हुए हैं, और पाकिस्तानियों को तो उन्हें हीरो समझना चाहिए जो उन्होंने काम किया है। लेकिन बहरहाल एज ए इस खित्ते के रहने वाले सार्क के ममालिक को देखते हुए मुझे जाती तौर पे इस चीज का अफसोस हुआ है, क्योंकि हम लोग समझते थे कि भारत भी तरक्की करेगा, दुनिया की जो बड़ी मईशतें उनमें से आ जाएगा, तो यकीनन पाकिस्तान भी उस हवाले से उतनी ही तरक्की करेगा और आगे आएगा। लेकिन ये एक बड़ा अजीब सा काम किया गया है, जो शायद ना होता तो बेहतर था। और बाकी चेस वाली आपने बात की, तो चेस का हलाल हराम से कोई ताल्लुक नहीं है, सीधी सी बात है, जो खेलें होती हैं हर खित्ते में पाई जाती हैं, और ये चेस तो खैर वैसे ही इंटरनेशनल गेम है, ये कोई लोकल भी नहीं है, तो इसको हराम करार दे के इस पे पाबंदी लगा देना, ये कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है, किसी समझदार आदमी का काम नहीं है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि अफगानिस्तान एक कबायली मुआशरा है, वो अपनी सोच को ही इस्लाम समझते हैं, और इसको मैं तो जाती तौर पे पसंद नहीं करता। हो सकता है अभिषेक साहब को पता नहीं क्या इनका इस पे नुक्ता नजर है, लेकिन मैं इस बात को बहरहाल पसंद नहीं करता कि जो इन्होंने चेस की गेम पे पाबंदी लगाई है, ये एक बेवकूफाना और जाहिलाना हरकत ही इसे कहा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कि तालिबान ने जो है चेस को अफगानिस्तान में बैन कर दिया है और हराम कहकर बैन किया है? क्या कहना चाहेंगे आप इस न्यूज़ को देखते हुए? और उसके साथ-साथ अगर आप आसिफ साहब को काउंटर करना चाहें तो ज़रूर आप कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कि अब आसिफ साहब तो दो दो तरफ की बातें कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया का नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से, और फिर जो है हमने ऐसा कर दिया। और भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पिछले 11 साल से भारत में मोदी युग चल रहा है। मोदी जी ने भारत को जो है वो 10 से लेकर के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है। तो वो अब ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी के क़यादत में ये हो गया। मोदी जी ने कहा था कि आप पहलगाम में लोगों को भिजवाइए और रिलीजन पूछ पूछ के मरवाइए। देखिए, मैं ये कहता हूँ ना, जो मियाँ साहब है वो प्रोग्रेसिव आदमी है, उनकी बात से मुझे समझ में आता है। बट एक अजीब सा प्रोग्रेसिव है, जो कि प्रोग्रेसिव भी है बट रिग्रेसिव भी है। बातें उनकी मुझे समझ में आती है, उनको शायद मेरी बातें भी समझ में आती है, मगर वो दोनों तरफ से बैटिंग करने की कोशिश करते हैं ना। मतलब इधर से भी बैटिंग करेंगे, फिर रनर साइड से भी जाके बैटिंग करते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व भारत के लिए एक, हम जिसको कहेंगे, जो हम समझते हैं क्योंकि हम अपना इंटरनल पॉलिटिक्स भी देखते थे, 80% या जो 100% जो यहाँ की आबादी है, इसको भारत का निर्माण, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि अफगानियों का कबायली है और अफगानियों की सोच कबायली है, तो इनकी सोच कबायली क्यों नहीं है? ये जिस सिविलाइजेशन में रहते हैं उसी सिविलाइजेशन का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष कोई आज का डेट नहीं है, आप सब भारतीय हो, आप इसको डिनाई करते फिरते हो। अंतर अफगानियों में और आपके में इतना है कि वो चेस को हराम कह रहे हैं, आप भारतीय होने को हराम कह रही हो। बात बस इतना ही है, वरना आप लोग एक ही लोग हैं हम लोग। तो ये जब दोनों तरफ से बैटिंग हो जाती है तो मामला गड़बड़ा जाता है, और उसके रीजन क्या है वो आपको पता है। अभी आज हम उस रीजन पे नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको मौका दिया, उन्होंने 2014 में जब शपथ हुआ आपको बुलवा लिया, नवाज शरीफ साहब को बुलवाया, बिना बोले, बिना किसी प्री डिसाइडेड प्रोग्राम के। नवाज शरीफ साहब की बिटिया की शादी थी, या किसकी शादी थी मुझे पता नहीं, उनकी बिटिया भी हमारी बिटिया जैसी है, उनकी शादी में गए और उनकी माता जी के पैर छुए, उनको फिर साल भी भेजा, सब कुछ भेजा, आपने पठानकोट करा दिया। तो ये आप सोचिए ना, हमने बोला ISI को बुलवाया, नवाज शरीफ साहब से इतनी दोस्ती थी, जिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के आप हमारे ऊपर आज इल्जाम लगा रहे हो कि भारत ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, उसमें ISI को इन्वेस्टिगेशन में भी मोदी जी ने बुलवा दिया कि चलो नवाज साहब को, शरीफ साहब को, जो है मियां साहब को एक और मौका दे दो। मगर क्या हुआ? ढाक के 3 पात। आप ये भी आर्ग्यू कर रहे हो कि ये जो क्या नाम है, हाफिज सईद, ये सिविलियन है, मौलाना मसूद अजहर सिविलियन है, डैनियल पल का कातिल सिविलियन है।
भाई आपके सिविलियन तो हमारे लिए डर का वो है भाई, वो जो सिविलियन आपका है वो तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। ये आपको क्या लगता है, ये आपको पता है हाफिज सईद का जो है वो बैकग्राउंड का है, वो हरियाणा से गया हुआ है बाय द वे, उसकी फैमिली हरियाणवी है, मियां साहब अच्छे से जानते होंगे। तो आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। हम कह रहे हैं आप डेवलप करो ना, कौन आपसे लड़ना चाह रहा है? हमने कभी भारत के 10,000 साल के इतिहास में कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। और एक बात जान लीजिए, आपको इकोनॉमिक सुख तभी मिलेगा जब अपनी धरती से जुड़ेंगे, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, वरना जो करना है करके देख लीजिए। जिस आइडियोलॉजी पे आपको चलना है चल के भी देख लीजिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है मगर ऐसे चीजें सफल नहीं होती। चीजों को सफल बनाने के लिए एक बहुत व्यापक रुख लेना पड़ता है, बहुत व्यापक दृष्टिकोण लेना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अब चेस को हराम, अब कह रहे हैं चेस इंटरनेशनल गेम है। अरे भाई इंडिया में इसको सोचा गया, इंडियंस के ब्रेन ने चेस को जन्म दिया, चौपड़ को जन्म दिया, इस तरीके के खेल को सोचने की सिर्फ क्षमता भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों में थे, जिसका आप एक समय पार्ट था। जब से आपने भारत से अपनी जड़ें काट दी हैं, आप देख लीजिए सिवाय आतंकवाद के आज आप कहीं नहीं जाने जाते हो। आज आपको सारा, आज मैं ना स्काई न्यूज को सुन रहा था, आपके एयरफोर्स की प्रेजेंटेशन का मजाक उड़ा रहे थे कि इन्होंने वीडियो गेम में देके प्रेजेंटेशन चलवा दीजिए। ये सब करना है, क्यों करना है भाई? पढ़े लिखे आगे बढ़े, मियां साहब जैसे प्रोग्रेसिव आदमी बने। मियां साहब एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी के लिए मैं कहूंगा आप हमारे अंदर इनरोल कीजिए एंड लेट मी हैव अ गुड स्टूडेंट। आसिफ साहब क्या कहना? मैं यकीनन पीएचडी के लिए वहां पे प्रेफर करूंगा, लेकिन वहां पे हमें एडमिशन नहीं देंगे। ये सर आप म्यूट है। देंगे तो देंगे, करना एडमिशन क्यों नहीं चाहूंगा। देंगे भाई? बिल्कुल देंगे। स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के बीच में आप अगर एक प्रोग्रेसिव वो रखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो आइए पढ़िए। और मैं आप एक दूसरे के स्कूलों में कॉलेजेस में लेक्चर्स हो, मैं तो बिल्कुल ओपनली कह रहा हूं कि आप एक्सचेंज कीजिए, तो अच्छा आइडिया है, कोई बुरा आइडिया नहीं है। हमारे यहाँ ना अक्सर आया करते थे कुलदीप नायर साहब के लेक्चर, मैंने खुद अटेंड किए हैं यहाँ पे। गांधी जी के पोते हैं, क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन से अब निकल गया उनका तुषार नाम। गांधी, तुषार गांधी। लेकिन फिर वही है ना, आप सिर्फ एक ही माइंडसेट के लोगों को बुला रहे हैं। वो बड़े इंटेलेक्चुअल थे मेरे ज़हन में। तुषार का और गांधी, नाम। तुषार गांधी नाम है उनका, तुषार गांधी। अच्छा, उनके लेक्चर्स मैंने अटेंड किए पाकिस्तान के अंदर ही, और पाकिस्तान के अंदर वो आया करते मियां साहब क्षमा कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा, आप एक ही तरीके के मानसिकता के लोगों को बुला रहे हैं आप, ये तो गलत बात है ना। आप जो है अगर सही डिबेट करना चाहते हैं, सही माइंडसेट रखना चाहते हैं, तो जो भारत का लोकल व्यू पॉइंट है उसको बुलाइए ना। आप उनको बुलाइए कि हिंदू राष्ट्र क्या है, इस पे चर्चा हो जाए ना। भारत हिंदू राष्ट्र है नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है, इस पे चर्चा हो जाए। क्योंकि आपकी जड़, आपकी डर का जड़, आपकी नफरत का जड़ हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व है, इस पे चर्चा कीजिए, बताइए हम लोग को। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप मेरा वहाँ पे एडमिशन करवाइए गोवा यूनिवर्सिटी में पीएचडी में। मैं आके वहाँ पे पीएचडी करने के लिए 3 साल के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ। ये अब आप पे आ गई है बात, एडमिशन आपने करवाना है। देखिए मैं तो स्वागत करूंगा, मेरे पास ये पावर नहीं है। मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई जब एक दूसरे को पढ़ेंगे लिखेंगे तो बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बट ये तो गवर्नमेंट को डिसाइड करेंगे। और अगर आप अप्लाई करते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मैं तो इसको रिकमेंड भी करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है एक दूसरे को पढ़ने से और सीखने से चीजें बेहतर होंगी। बट ये दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है, मेरे पास पावर नहीं है। बट आई वुड बी हैप्पी, आई वुड पर्सनली बी हैप्पी। तो नहीं, इस पे ये जरूरी है एक दूसरे को समझना, बात करना। लेकिन मेरे ख्याल में बहरहाल अब एक मौका है और अच्छा मौका है कि इस मामले को पीस की तरफ लेके जाया जाए, अमन की तरफ लेके जाया जाए। जो भी मसाइल हैं, बहुत से मसले हो जाते हैं, दुनिया में मसले होते रहते हैं, और वो मामलात जो होते हैं वो बैठ के ही हल होते हैं। आप देखें, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जो मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, वो भी बाद में मुज़ाकरात के जरिए ही हल होती है। तो ये ऐसा मामला नहीं है कि मामलात जो हैं वो हल ना हो। तो वैसे तो इन्होंने नाम भी बड़ा अच्छा रखा था, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि वैसे देखें, ये जब भी ना कोई ऐसा काम करते हैं, नाम बड़े अच्छे और बड़े पीसफुल से रखते हैं। जैसे स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा था जब वो पोखरान में बम धमाके की, एटमी धमाके। इस दफा ऑपरेशन
आसिफ साहब वो की आवाज। बल्कि वो एक इनका बड़ा मशहूर डायलॉग था कि चुटकी भर संदूक की कीमत रमेश बाबू तुम क्या जानो। तो वो मैं बाद में सोच रहा था, मैंने कहा इस दफा चुटकी भर संदूर की कीमत 2 राफेल अदा करने पड़े हैं। लेकिन नाम बहरहाल बड़े अच्छे रखते हैं। तो कम से कम जिस तरह नाम अच्छे हैं, इसके बाद अगला मरहला जो इस वक्त मौका आ चुका है, ये नहीं है कि अब मौका नहीं है, लड़के देख लिया दोनों ने। और अगर आगे बातचीत होती है, अमन होता है, ट्रेड आपस में स्टार्ट होती है, मसाइल हल होते हैं, तो ये दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा, सिर्फ किसी एक के लिए नहीं। सही हो गया। बाकी जो अच्छा, चेस वाली बात है, तो चेस पे यकीनन मैं तो इसको जाती तौर पर मजम्मत करूंगा इसकी। अब रिवाज ये आप पता नहीं इसको पसंद कर रही है इस बात को कि नहीं, लेकिन मुझे बहरहाल ये चीज पसंद नहीं आई। मैं हमेशा से कहता होता हूँ कि जो इस तरह की हरकतें हैं, जो आप फनून लतीफा को, जो आप फाइन आर्ट को बैन करने की या गेम्स को या मेलों को बैन करने की कहीं पे कोशिश करते हैं, ये कौमों को बंजर कर देते हैं जहनी तौर पे। तो इनको हौसला अफजाई होनी चाहिए, ना कि इनको बंद किया जाए। बिल्कुल। और सर, मैं आपके ओपिनियन से इत्तेफाक करती हूँ कि इस तरह के बैन्स नहीं लगने चाहिए, और खेल ही जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी का जरिया है। और इस तरह की क्लेम कर देना कि हराम है हलाल है, इस तरह तो बहुत पहले अगर हम देखा जाए तो मस्जिदों में स्पीकर्स तक हराम का कहा गया था, जिसपे आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने उस पर वर्किंग करनी शुरू की, लोगों को समझ आई कि इसका जो यूज है बड़े मस्बत अंदाज में भी किया जा सकता है। और उसको पहले हराम समझा जाता था, फिर चीजें काफी बेहतर हुई और अब उसको हर मस्जिद में हम देखते हैं स्पीकर जो है वो लगा होता है। तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अब हम डॉक्टर साहब से भी सवाल करेंगे और यही सवाल आसिफ साहब से भी करेंगे। तो सवाल ये है कि कश्मीर की अगर हम बात ले लें, तो कश्मीर का मसला इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस पूरी जंग के बाद, इस पूरे वॉर के बाद आपको लगता है कि हल हो सकता है? और हल इस पे बातचीत की, यानी कि इसके हल के बगैर दोनों कंट्रीज के रिलेशन बेहतर होंगे? देखिए, कश्मीर पे एक पूरा अलग से प्रोग्राम कर लीजिएगा। ये तो बहुत ये इतने छोटे समय पे कश्मीर की बात नहीं की जा सकती है। देखिए, ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है। जब तक देखिए, हम आप जो करते हैं, जो सोचते हैं, आप अपने आप को पाकिस्तानी क्यों कहते हैं, हम अपने आप को भारतीय क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। और जब मैं भारतीय कहता हूं तो मेरी अपने सोसाइटी को देखने का तरीका, आपका पाकिस्तानी होकर के अपनी सोसाइटी को देखने का तरीका, ये सब एक डॉक्ट्रिनल इशू है ना। आप सलाम अलैकुम क्यों कहते हैं, आप नमस्ते क्यों नहीं कहते एक दूसरे को ग्रीट करने का, ये डॉक्ट्रिनल इश्यूज है जो आपको बैठ के समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि जो इजराइल है, जिसके अल्लाह की आप पूजा करते हैं, वो हमें अपना दोस्त कह रहा है। यानी कि आपके भगवान के मानने वाले लोग हमें अपना दोस्त कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, आप हमें अपना दुश्मन कह रहे हैं। क्योंकि वो तो आपने उनसे बोरो किया ना, आपका तो दूसरा था यहाँ पे, आप तो कन्वर्ट हुए हो, आप तो ओरिजिनल नहीं हो। वो कजिन है, जूस और अरब आपस में कजन है। तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, भारत की जनता के अंदर में पाकिस्तान को लेके बहुत क्रोध, निगेटिविटी बैठ गया है, सिर्फ पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि पहले वो पॉजिटिविटी क्रिएट करें। ये एकदम से नहीं हो जाएगा। और मियां आसिफ जैसे लोग जो है, मुझे पता है ये प्रोग्रेसिव आदमी है, जो भी बोलते हो, क्योंकि इनको अपने देश की बात रखनी है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है उसको बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान को मैं फिर कह रहा हूं, जो उनके काजी मियां थे, जिन्होंने कहा एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ में एक आपने कलम लगा करके नई ब्रांच उगा दी है, मगर आप इस बरगद के पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप इससे अपना जो है, अपनी जो नाता है, रिश्ता है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। नहीं होगा। आप नहीं समझे ऑपरेशन सिंदूर का क्या टारगेट था। आतंकवादी आए, बोले कि कलमा पढ़ो, वो कलमा पढ़ दिया, उसने कहा पैंट भी उतारो, हो सकता चला ये हिंदू हो। इतनी नफरत। ये आपको लग रहा है कि आपसे हम लोग बात करते हैं तो जनता जरा से भी अच्छी की बात हो जाए ना, तो जनता के आंखों में खून उतर जाता है, सोचते कि ये तो साला पाकिस्तानी है, ये तो वो है। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया भर में अपना इमेज अच्छा कीजिए, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। और दुनिया में इमेज अच्छा करने का तरीका क्या, मैं आपको बता देता हूं। आप अपना इमेज अपनी आंखों में अच्छा कर ले। ये मत कहें कि वो कल्चरल हम सुपीरियर है, वो इंफीरियर है, ये सब ना करें। किसी का कल्चर ना तो सुपीरियर होता है ना तो इंफीरियर होता है। सभी खाना खाते हैं, कोई खाने में मछली खाता है, कोई खाने में मीट खाता है, कोई खाने में मसाला खाता है, कोई मसाले में कुछ नहीं खाता है। सब खाने के अपने अपने तरीके। ये कहें कि एक ही खाना तरीका, फलाना खाना बेकार है, ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। रेनेसांस को समझे जा करके,
यूरोप के रेनेसां को समझें, आपको उसी रास्ते पे जाना है। रेनेसांस में क्या हुआ था, उन्होंने ग्रीक आइडेंटिटी को जो खत्म कर दिया था उसको रिवाइव करा। पढ़ लीजिएगा, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो। इटली में जो जिस ग्रीस की फिलोसोफर्स हुआ करते थे, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल और अदर, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, रिवाइव करा। आर्ट एंड कल्चर को खत्म कर दिया था, रिवाइव करा। रिनेसॉन्स, रीबर्थ, नॉट न्यू बर्थ, रीबर्थ। यू नीड अ रीबर्थ। इसके बिना नहीं होगा। डॉक्ट्रिनल इश्यूज हैं। आप दुनिया से जुड़ जाएंगे जब आप खुद से जुड़ जाएंगे। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे, दुनिया आपको प्यार करेगी, आप अपने आप इकोनॉमिकली डेवलप करने लगेंगे। क्योंकि जिस मिट्टी पे आप रहते हैं वो मिट्टी दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड है, भारत की मिट्टी। क्यों? क्योंकि सिर्फ मिट्टी नहीं, ये लोग फर्टाइल है। क्यों मियां आसिफ अली कह रहे हैं कि हम चेस के बैन को वो नहीं करते? एक थॉट प्रोसेस है ना, एक थॉट प्रोसेस है ना जो कह रहा है कि चेस खेलना बैन है, आराम है। ये कहां से आ रही है ये सोच? मनुष्यों ने चेस का इजाद किया था, मनुष्यों ने चेस को सोचा था। मनुष्य कई चीज सोच सकते हैं जिसको हम आप रेगुलेट कर सकते हैं, पर एक खेल को हराम कर देना, लड़कियां खेलेगी हराम है, ये कोई बात हुआ? लड़कियों को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आप कल को रोड पे दौड़ दिए हाफ पैंट पहन के तो करो ये कैरेक्टरलेस है, ये क्या बात हुआ भाई? शी डजंट नीड एक्सरसाइज, शी डजंट हैव बॉडी, उसको वेट इश्यूज नहीं है, उसको बीमारियां नहीं लगेंगी। तालिबान ने कहा कि डॉक्टर नहीं बनेगी लड़की, क्या है ये सब? मियाँ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? और दूसरे नंबर पर कश्मीर इशू आपको रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरी जंग के बाद? नहीं, कश्मीर इशू वाली बात भी करते हैं और ये बात बिल्कुल डॉक्टर साहब की ठीक है अगर वो कह रहे हैं कि लड़कियां डॉक्टर नहीं बनेंगी, लेकिन जब अपनी औरतों को चेक करवाना होता है तो यही लोग कहते हैं कि सबसे पहले भी हमारी खातून को तो कोई लेडी डॉक्टर के अलावा कोई हाथ ना लगाए। फिर कहाँ से लाओगे भाई अपनी औरतों को चेक करवाने के लिए डॉक्टर? ये एक अजीबो गरीब सी सोच है, जिस सोच को हमें, इसके खिलाफ तो मैं कहता हूँ कि बाकायदा लड़ना होगा हमें। इस तरह के मामलात नहीं चल सकते कि आप कहें, एक तरफ आप कहें कि हमारी जो बच्ची है वो फलां काम ना करे, अपनी औरतों के लिए कहें भी करेगी भी यही, औरत ही करे। इस तरह कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, ये तो एक हो गया। बाकी मुझे सच्ची बात है ये कहते हुए अफसोस भी हो रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि मोदी जी का रहना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी के दौर में ही मामलात हल हो सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के। शायद कि और अगर प्राइम मिनिस्टर होगा तो इतने बोल्ड डिसीजन ना ले सके कभी भी, और वो पॉपुलर डिसीजन के पर चलते हैं। लेकिन जो मौजूदा लहर बन गई है, जो सूरत हाल बनी है, वो बड़ी अफसोसनाक है कि जिस तरह मैं देख रहा था सोशल मीडिया भी, इंडिया का दूसरे भी, जिस तरह मोदी जी को लताड़ा जा रहा है या मोदी जी के खिलाफ एक के जंग के मामलात को लेके, तबाही के लेके बहुत सी वीडियोस ऐसी आ रही हैं, मुसलसल हम देख रहे हैं कि, और वो एक खास किस्म की फजा पैदा हो रही है कि शायद जो तरक्की की जानिब जा रहा था, जो शाइनिंग इंडिया वाला जो एक कॉन्सेप्ट था, ये जो सोच थी, उसको मोदी जी की वजह से ब्रेक लग गया है, या मोदी जी की जंग में उस तरह नहीं हैंडल कर पाए या नहीं लड़ पाए। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद महीना दो ये मामला चलेंगे और मोदी जी के खिलाफ एक फजा बनेगी, वहां पे बनाई जाएगी, लोग बनाएंगे। जाहिर है पॉलिटिक्स वहां पे भी मौजूद है, पॉलिटिक्स है, लोग, हर बंदा उससे अपना फायदा लेने की कोशिश करेगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मोदी जी जो थी ये जंग को हैंडल नहीं कर पाए, लड़ नहीं पाए, या इसको अंदाजा नहीं कर पाए कैसे होंगे हालात, या तरक्की का सफर रोक दिया। लेकिन मेरा जाती ख्याल यह है कि मोदी जी अगर 2 माह इस तरह के मामलात को टैकल कर जाते हैं, और यकीनन जाहिर बात है बड़े सियासतदान है और उनको तो घरेलू मसला भी कोई नहीं, वरना बाकी लोगों को तो होता है, बीवी बच्चों के भी मसाइल होते हैं, उनको तो मसला यही है सिर्फ। और अगर इसको वो कर जाते हैं टैकल और मजबूती से अपनी सीट पे कायम रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो हालात हैं वो बेहतरी की जानिब जाना यकीनन शुरू हो जाएंगे। इस वक्त सोशल मीडिया का भी प्रेशर होगा, दीगर ज़राए अब्लाग जो हैं, लोग हैं, वो उनको कोशिश करेंगे, जैसे अब वो लोकसभा का इजलास बुलाने का भी उन्होंने कह दिया। लेकिन मुझे यही लगता है कि वो जो आखिरी जो हल की उम्मीद है, जो मामलात की बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है, वो यकीनन मोदी जी की तरफ से ही होगी। जी।
सही हो गया। डॉक्टर साहब एंड पर क्या रिमार्क्स, फाइनल रिमार्क्स बताइएगा अपने। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो विजनरी लीडर हैं। वो अगर वाकई में कश्मीर की समस्या को कोई सॉल्व कर सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ये डिविएशन है कि कश्मीर की समस्या सॉल्व नहीं की जा सकती है, पैलेस्टाइन और इजराइल की समस्या सॉल्व नहीं की जा सकती है, बिकॉज दे आर डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम। जब तक आप सोचने का तरीका नहीं चेंज करेंगे, जब तक आपकी जीत की डेफिनेशन और मेरे जीत की डेफिनेशन सेम नहीं होगी, मामले नहीं बनेंगे। यदि आप जो आपके अभी लाल मस्जिद में कहा गया कि ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई नेशनलिज्म की लड़ाई, हम इसको नहीं लड़ेंगे, और वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो इस्लाम की लड़ाई है, ये आपके लाल मस्जिद से आवाज उठ रही है, हमारी आवाज नहीं उठ रही है। आपको अपनी समाज को, जो लोग मोदी जी के बारे में जो भी कहे, मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो उन्होंने, देखिए संन्यास को शायद आप जानते नहीं है, आसिफ साहब जानते नहीं है, हमारे यहाँ योगी जी और मोदी जी दोनों लोग सन्यासी हैं। एक हमारे यहाँ परंपरा होती है कि कई लोगों के मन में ना शुरू से वो समाज के प्रति विरक्ति हो जाती है, वो घर, मियाँ बीवी बच्चे उसमें नहीं रहना चाहते, वो अपना समाज को डिवोट कर देते हैं पूरा का पूरा जीवन। जैसे आप क्या तबलीग वाले ऐसे लोग होंगे, तो वो तबलीग करते हैं। मोदी जी जैसे लोग हैं, ये संत हैं, ये सदियों में एक बार आते हैं और वो किसी का बुरा नहीं करते। यहाँ पे मुसलमानों के, देखिए सोफिया कुरैशी को भेजा, आप क्या समझती है प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी की सोच थी? सोफिया कुरैशी को भेजा उन्होंने ये बात भेजवा बताने के लिए। ये लड़ाई है ही नहीं हिंदू मुसलमान की, हम बार बार कह रहे हैं आपसे। ये लड़ाई है कि इंडिया का जो मुसलमान है वो अपनी जड़ों को क्यों नहीं समझ पा रहा है, कैसे वो करेगा सिंक्रोनाइज अपनी हेरिटेज को और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को। रिलीजियस आइडेंटिटी और हेरिटेज को जिस दिन वो सिंक्रोनाइज कर देगा, हर आदमी मोदी बन जाएगा। क्योंकि आपको मानना है किसी ईश्वर को, अल्लाह को मानिए ना, हमारी तो सोच है सब सही है। आपको प्रेयर करना है 5 बार नहीं 50 बार करिए, क्या दिक्कत है इसमें भाई? ईश्वर को कोई मान रहा है तो क्या बुराई है उसमें? वो 5 बार नमाज पढ़े, इसमें क्या बुराई है? वो अल्लाह से अपने आप को जोड़ के रखना चाहता है। हमारे यहाँ तो साधु संत होते हो छोड़ के चले जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए कहीं कंदराओं में, हिमालय में। आपको भी कीजिए। पॉइंट लॉ की है कि क्या एक तरीके से चलने के लिए वो लॉ आपको चाहिए, ये आपकी है। मैं फिर कह रहा हूं, आप कहते हो काबा हमारा है, जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दोगे कि ये सब हमारा है, हम यहीं के लोग हैं, मामला खत्म हो जाएगा यार। ये क्या होती है जमीन और ये जड़ें? हम सब अपनी 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 हेरिटेज के लिए लड़ते हैं, वरना हम तो 60-70 साल के आते हैं, खेल खत्म हो जाता है। तो आप जिस दिन अपनी जड़ों से जुड़ जाओगे, कोई नहीं कह रहा आप रिलीजन छोड़ो भाई, कोई नहीं कह रहा ना, कतई नहीं। आप देख लेना, सऊदी अरेबिया ने 21 तोपों की सलामी दी। मोदी जी इतने बुरे होते तो सऊदी अरेबिया 21 तोपों की सलामी देता। तो इसलिए मैं ये फिर से कहूंगा कि बिल्कुल जो कह रहे हैं मियां साहब, उसी रास्ते पे बढ़े और प्रोग्रेसिवनेस की ओर जाए। अपने बच्चों को सिखाएं कि हम लोग इसी रीजन के लोग हैं, एक लोग हैं। सही। आसिफ साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। बस एंड पे मैसेज यही है कि जंग कोई बहुत, जिसे कह ले कि रोमांटिक चीज नहीं होती, कोई बड़ी मजेदार चीज नहीं होती। ये ठीक है कि लोग दलेर होते हैं या घबराएं ना या पैनिक ना हो, लेकिन बहरहाल जंग खौफनाक ही होती है और हल जो है वो अमन ही है, बातचीत है, डायलॉग है, एक दूसरे के सामने अपना मौक़िफ़ रखना है, एक दूसरे को समझाना है और यकीनन यही जो है तरीक़ेकार जो होगा वो आगे चलेगा। और फिर ये पाकिस्तान और जो भारत का मसला है, ये सिर्फ इन दोनों मुल्कों का नहीं है, ये पूरे इस खित्ते का मसला है, पूरी सार्क का मसला है। इन दोनों की जो तरक्की है, इस पूरे खित्ते की तरक्की है। बांग्लादेश से लेके नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव की तरक्की है। तो इनको बहरहाल समझदारी से काम लेके आगे बढ़ना होगा और अपने खित्ते को तरक्की देने की तरफ तवज्जो करनी होगी और उसका वाहिद हल मुज़ाकरात हैं, अमन है, एक दूसरे को डराना धमकाना या एक दूसरे से लड़ना नहीं है। जी। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।